हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम चैतन्य श्रीवास्तव है। कैलेंडर में आज की तारीख 14 जून 2025 है और स्वागत है आप सबका एंड एक्शन के एक नए एपिसोड में, यूथ की बात यूथ के साथ। आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक मैंने चुना है वो है द कॉन्करेंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंटेम्प्रेरी है और अभी जो समाज में जिस किस्म का माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में, इस टॉपिक को पे बात करना बहुत ज़रूरी है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। मेरी बात करने की जो लैंग्वेज है वो इसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर रहती है, तो थोड़ी ज़्यादा मैं शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता हूँ अपनी बात करने में। रियल लाइफ में भी करता हूँ, तो इस वजह से अगर किसी को इससे कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं कोशिश करूँगा उसको थोड़ा सा चेंज करूँ अगर ज़रूरत पड़े तो। सो मूविंग ऑन, इसराइल ईरान का इशू जो अभी बहुत रीसेंट इशू है, आज की न्यूज़पेपर में मैंने ये टॉपिक पढ़ा और फिर मैंने इसकी बैक स्टोरी के बारे में भी देखा कि एक समय पर इसराइल और ईरान एक टाइप के सीक्रेटिव कोलैबोरेशन में थे। ये बात कर रहा हूँ मैं 1960s 70s की। उस टाइम पर ये लोग एक सीक्रेटिव कोलैबोरेशन में थे, बट उसके बाद जब से देयर वाज अ रेवोल्यूशन, रिलीजियस रेवोल्यूशन जो ईरान में हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे वैल्यू जो है और जो इंटरेक्शन है इन दोनों कंट्रीज़ की वो धीरे धीरे डिटोरेट हो गई और जो फ्रेंडशिप थी वो कहीं ख़त्म हो गई और एक बहुत नेगेटिव रिलेशन दोनों के बीच में बन गया। करेंटली अगर आप देखो तो टोटल 59 कंट्रीज़ हैं जो स्कर्मिश में हैं इस समय वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं आए तो आपस में या विद इन देयर कंट्री या जियोपॉलिटिकली दे आर इन सम वे ईदर वेरी एक्टिव और एक्टिव इन द कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी में आप जानते हैं रशिया यूक्रेन तो खैर अब दुनिया जान ही गई है, उसका तो रोज़ ही न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले यूक्रेन ने बहुत तगड़े लेवल का एक ड्रोन अटैक रशिया पे किया था और उसके जवाब में रशिया ने भी अटैक किए यूक्रेन के ऊपर सिमिलर तरीके से। उसके बाद अभी इसराइल का सुनने में आ रहा है कि इसराइल ने ईरान के स्पेसिफिक टारगेटेड अटैक किए हैं एट देयर न्यूक्लियर साइट्स एंड एट देयर न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स एज वेल, और जिसके रिटेलिएशन में ईरान ने इसराइल के ऊपर कल रात में बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की है, जिसमें शायद अभी तक की मेरी खबर के हिसाब से 3 लोगों की डेथ हो गई है उस टोटल में। एंड देन अपना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का तो है ही, जो लास्ट मंथ हुआ, हम लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स ने पहलगाम पे अटैक किया और जो टूरिस्ट्स थे, जो नॉर्मल सैलानी थे जो घूमने गए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। उनके साथ उनका नाम पूछ के, और ये इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जितना जितना मेरे को अभी आइडिया है कि नाम पूछ कर, धर्म पूछ के उनको मारा गया। और उसके रिटेलिएशन में फिर इंडिया ने भी उनके स्पेसिफिक अगेन टारगेटेड अटैक किए। उनकी आर्मी बेसिस पर अटैक करने के बजाय इंडिया ने टेररिस्ट प्लेसेस जो थी उसको डिस्ट्रॉय किया और 9 टेररिस्ट बेसिस जो हैं उनके टोटल वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। अब इसी टॉपिक पे थोड़ा सा और गहराई में बात की जाए तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये हो क्यों रहा है इतना वर्ल्ड में। ऐसा क्या एकदम से चेंज आ गया? दुनिया तो वैसे ही घूम रही है, लोग वैसे ही उतने ही पागल हैं, उतने ही समझदार हैं जितने पहले थे, तो ये एकदम से चेंज क्या हुआ विद टाइम? इसके ना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी चीज़ों को देखता हूँ। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ एस्ट्रोलॉजी का और मुझे बहुत इंटरेस्ट है उस टॉपिक में। और अगर आप लोगों को पसंद होगा तो मैं कुछ चीज़ें मैं अपने दोस्तों को तो बताते ही हूँ, बट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, उसको देखिएगा, कुछ सही लगे। अभी तो बहुत ही बेसिक लेवल पे सीख रहा हूँ, लेकिन ठीक है, हो गया 1-1.5 साल करते हुए। तो उसमें मैं आपको एक लॉजिकल तरीके से भी बताऊंगा, रैशनल तरीके से, और एक एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से बताऊंगा, दो उसमें भी रैशनैलिटी होती है एक सर्टेन लेवल तक। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल उसके एक्सप्लेनेशन की, तो ये है कि
जो अभी की करंट रिजीम है अक्रॉस द वर्ल्ड, वॉर इज समथिंग दैट इज ओवरड्यू। ये थोड़ी अजीब बात लग सकती है लोगों को, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से अगर आप देखा जाए, आप लोग देखिए कि एक मैल्थूसियन थ्योरी होती है। मैल्थूसियन थ्योरी बहुत सिंपल थ्योरी है एक्चुअली, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की थ्योरी है आई बिलीव। और इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो आपका फूड का सप्लाई है, या आपकी जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, तो ये इनकी जो बढ़ने की क्षमता है वो एपी में होती है। एपी यानी 2, 4, 6, 8 की कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, उस बेसिस पे चलेगी। और जो आपका एक नॉर्मल आदमी की जो प्रोजेनी होती है, या जो ह्यूमन ग्रोथ है, दैट इज स्पेसिफिकली इन जीपी। तो अगर मैं बात करूं आपकी एक नॉर्मल इस कंपैरिजन में, तो जीपी में बढ़ने की वजह से ह्यूमंस की जो कंजम्पशन है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो बहुत जल्दी एक्सीड कर जाती है नेचुरल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में या प्रोडक्शन में। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर सोसाइटी को या नेचर को अपने आप को बैलेंस करना है, तो ह्यूमंस का जो डिस्ट्रॉय होना है उनको, वो समय समय पर होते रहना पड़ेगा। इसको भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जब जब ज़रूरत होती है तो तब तक धर्म की स्थापना के लिए, नवनिर्माण करने के लिए विध्वंस करना पड़ता है। यहाँ पे नवनिर्माण का कह सकते हैं मतलब कि जिस किस्म से भी पोल्यूशन इतना बढ़ गया फॉर एग्जांपल, या रिसोर्सेज इतने कम हो गए, गरीबी इतनी ज़्यादा है, भुखमरी इतनी ज़्यादा हो गई है, या जिस भी किस्म की चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट में है, तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए देयर इज़ अ नेसेसिटी कि आप किसी तरीके से एक टाइप का रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। और वो रीडेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप काम करेंगे, विध्वंस करना पड़ेगा। और वो विध्वंस होता है समय समय पर, या आप नहीं करेंगे तो नेचर करेगा, लेकिन वो होगा। तो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से ये इतना डिस्ट्रॉइंस हो रहा है। और विद टाइम आप देखो कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं जो है, या लोगों का एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है, वो बहुत कम हो गया है। जो ऐसी फैसिलिटीज़ थी जिनको ये ट्रस्ट बिल्ड करना था, जैसे बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, या यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है बाकी उन सब की, या ग्लोबली और भी जितनी बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब एक सर्टेन लेवल पे जाके फेल हो गई हैं। और ये हमें जितना जल्दी हम लोग मान लें, उतना जल्दी हम अब शतुरमुर्ग की तरह अपने आप को ज़मीन से बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत ख़तरनाक तरीके से ये एक सर्टेन नैरेटिव को पुश कर रही हैं। अब वो नैरेटिव डिपेंड करता है, अगर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो वो चाइनीज़ नैरेटिव है, और अगर वही यूनाइटेड नेशंस है या वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो वो अमेरिकन नैरेटिव है। बट एटलीस्ट ये नैरेटिव तो चल रहा है। अब क्योंकि ये चल रहा है नैरेटिव, और ये इस टाइप से इतना ज़्यादा भर गया है लोगों के अंदर, कि जो नॉर्मल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इंडिया जैसी या ऐसी कंट्रीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर खेमे में नहीं है, जो डिसाइड करना नहीं चाहती हैं इस चीज़ में कि हम मौका परस्ती में रहना चाहते हैं, हम ये नहीं देखना चाहते कि हम इधर प्रॉपर कम्युनिस्ट बन गए हैं या प्रॉपर कैपिटलिस्ट बन गए, हम एक बीच का रास्ता अपना मिक्स्ड इकोनॉमी करके रहना चाहते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली एज कार्ल मार्क्स सेड कि इकोनॉमी इज़ द सबस्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग। तो जब इन कंट्रीज़ की बात की जाए जो थर्ड वर्ल्ड की हैं, इनके ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रहा है ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, और अल्टीमेटली ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है कि इनकी ग्रोथ रुक जा रही है। तो ये ग्रोथ करने के लिए इनको, एंड बिकॉज हमारा जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं वो इधर गवर्नमेंट इलेक्टेड है, या वहाँ पर जो रूल भी है वो भी इस किस्म का है कि लोग अच्छा खासा इस टाइम पर, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल अदर फैक्टर्स, रेवोल्यूशन जो है वो अगर छोटा सा भी होगा तो भी दिखता है, और उसकी वजह से देयर इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट एटलीस्ट ओवर द फोन, ओवर द डिजिटल मीडियम्स। तो इस वजह से जो छोटी कंट्रीज़ हैं, उनके भी जो रूलर्स हैं, उनको ये चीज़, या जो लीडर्स हैं, उनको ये चीज़ शो करनी होती है कि हमें किसी तरीके से
अपनी अपनी जो वर्चस्व है, अपनी जो लीडरशिप है उसको बनाए रखना है। और वो बनाए कैसे रख सकते हैं? वो इसलिए कि अगर वो इंटरनली फेल हो रहे हैं तो वो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ दिखाकर अपने आप को एक सर्टेन पावर की पोजीशन पे रख सकते हैं, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर बढ़ जाता है। अब आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एग्जांपल लीजिए। ये कंट्री ऐसी थी जो पूरी तरीके से नेगेटिव हो गई थी। इसकी इकोनॉमी गिर चुकी थी पूरी तरीके से, और सब कुछ जो बुरे से बुरा हो सकता था वो सब हो रहा है अभी वहाँ पर। लेकिन अगर आप बात करो, उसने ये ट्रेलर स्पॉन्सर करने के बाद उसको वो IMF का लोन भी मिल गया $1 बिलियन का। उसके बाद उसको जो जो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है कि अलग अलग मीडिया जो है वर्ल्ड मीडिया में वो जा रहा है, अलग अलग US के प्रेसिडेंट, जिसको उस बात से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए आइडियली तो, बट वो इस बात को ट्वीट कर रहा है और बातें बता रहा है, तो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि धीरे धीरे वो एक मेन फ्रेम में आ गया। तो जो वहाँ के लोग अब धीरे ये बात भूल के कि उनके पास इतना उनके पैसे की वैल्यू, रुपीज़ की वैल्यू इतनी कम क्यों हो रही है, उनका खाना इतना महंगा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें छोड़ के अब वो इस चीज़ में इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कि किया कुछ नहीं है उन्होंने, लेकिन फिर भी ठीक है। वो जो उनका नैरेटिव चल रहा है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जब इस टाइप की चीज़ हो जाती है दुनिया में तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है पीपल का गवर्नमेंट के ऊपर, और इसकी वजह से ये हो जाता है अल्टीमेटली कि आदमी जो है देयर इज द लीडरशिप इज रिस्टोर्ड। तो ये इकलौती वजह मुझे लगती है जो वजह है इस समय पे लड़ाई होने की। दूसरी जो मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा था, अभी जो सैटर्न की पोजीशन है 29 मार्च के बाद, वो जो है चेंज हुई है, और सैटर्न जो है वो आया है इस समय पर पाइसेस में, या मीन राशि जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो शनि की मीन राशि में आने की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट, और ये साल है मंगल का, मंगल एज इन द लीडरशिप, जो युद्ध भूमि का लीडर होता है, सेनापति होता है, उसको मंगल से डिनोट करते हैं। तो ये आप देखो ग्लोबली एक समय पर सेनापति अलग होता था और मेन वो अलग होते थे, आज भी होता है, CDS अलग होते हैं, बट अल्टीमेट पावर जो होती है वो गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट में इलेक्टेड मेंबर में जो टॉप पोजीशन पे है उसकी अल्टीमेट पावर होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया में कहीं पे प्रेसिडेंट होता है, जो भी है, तो ही इज़ द टॉप मोस्ट अथॉरिटी। तो वो मंगल की दशा में ये लोग बैठे होने की वजह से देयर इज अ एक्सट्रीम हाई चांस ऑफ ईगो क्लैशेस फर्स्टली, सेकेंडली बैटल्स, and these things in later part contribute to extreme kind of violence, और जिसकी वजह से सोसाइटल बैलेंस भी एक समय बाद रिस्टोर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि करेंटली वी शुड बी एक्टिंग एज अ स्पेक्टेटर ओनली। हम लोगों को कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना कम इन्वॉल्व हो सकें आप इन सब चीज़ों में उतना बेहतर। लाइफ में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर मोर नेसेसरी। एटलीस्ट ये मैं टॉपिक इंडियंस के लिए बोल रहा हूँ, जब तक हमारी लड़ाई स्पेसिफिकली नहीं है, जहाँ पे थी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और वो बहुत अच्छा समय भी था। दोस्त की भी बारे में मैं बात करूँगा आगे, लेकिन कभी और सही। लेकिन ये चीज़ तो है कि जो लड़ाई हमारी नहीं है उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट हमें रखनी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडिया का ग्लोबल स्टैंड, इंडिया का जो यूनाइटेड नेशंस में स्टैंड क्या है, ये बात बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए, अब्सटेन करना चाहिए या किसी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को अपनी किसी छोटी सोच की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी जो कि हाईलाइट हो गई कहीं पर, तो उसकी वजह से इंडियन नैरेटिव और इंडियन इमेज का जो नुकसान होता है, दैट इज़ एक्सट्रीमली लीथल फॉर आवर कंट्री, और ये हमें करना नहीं चाहिए। आई बिलीव कि वी शुड लीव दीज थिंग्स टू द पीपल हु आर एक्सट्रीमली ट्रेन्ड इन दीज थिंग्स, और लेट देम डिसाइड कि इस पे इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए। हम लोगों को ऐसी कोई भी बात करने से बचना चाहिए जिसकी वजह से
हम लोग बहुत ज़्यादा ग्लोबल आइज़ को कैच करें किसी ऐसे इशू में जो हमारा है ही नहीं। सो ये मेरा छोटा सा एक वो था, आप लोगों से अपील थी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि और क्या टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। और अभी तो बिल्कुल शुरुआत ही है, तो बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं मुझे चीज़ों का। जो करंट में चल रहा होता है उसी के ऊपर कुछ ढूंढता हूँ बात करने के लिए। और लग रहा है अगर आप लोगों को अच्छा तो बताइए प्लीज़। यही है, छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं यार। ठीक है, बाय बाय।